जय हिंद बच्चों। आज हम इतिहास का पाठ 1 पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। अब हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्रांति का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हों और कुछ समय में वो परिवर्तन आ भी जाए तो उसे हम कहते हैं क्रांति। इस पाठ में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का संसार में इतना महत्व क्यों है, फ्रांस में क्रांति क्यों आई। एक घटनाक्रम से फ्रांसीसी क्रांति को बताया गया है। 14 जुलाई 1789 की घटना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है में एक किला था, बास्तिल किला। किला किसका था? राजा का था। और राजा कौन थे? लुईस 16। लोगों में ये आतंक फैल गया था, ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सेना को शहर में घुसने के आदेश दे दिए हैं और गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। तो लोगों में एक डर आ गया था। 7000 लोग जो थे टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन किया। क्यों किया था उन्होंने वो जनसेना का गठन? इसलिए ताकि उन्होंने सेना से लड़ने के लिए हथियारों की खोज की और बहुत सारे सरकारी भवन में ज़बरदस्ती प्रवेश भी किया। उन्होंने बास्तिल जिले की जो जेल थी उसको तोड़ दिया और वहाँ के कमांडर को भी मार दिया। इसके साथ साथ वहाँ के कैदियों को भी रिहा कर दिया। कैदी कितने थे? केवल 7 थे। इस घटना के बाद राजा ने सेना को आदेश दिया कि इन लोगों को नियंत्रित करो जो लोग हमला कर रहे हैं। आदेश के बाद जगह जगह सेना और लोगों में लड़ाई होने लगी। लोग भी उस समय बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि रोटी की कीमत बढ़ रही थी, जो उन लोगों की बेसिक नीड थी। फ्रांस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, फ्रांस में मोनार्की थी। 1774 में राजा लुईस 16 जो थे वो 20 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई थी। जब राजा को सिंहासन पर बैठाया गया था तो उनको खजाना खाली मिला। अब ये खजाना खाली क्यों था? इसके क्या कारण थे? इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था आक्रमण। अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए फ्रांस बहुत सारे बाहरी युद्धों में भाग लेता था और उसके लिए उसे सेना और हथियार पर पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। वर्साई में इतने आलीशान महल थे, उनके रखरखाव के लिए भी पैसा खर्च करना होता था। इसके अलावा थर्ड कारण क्या था? अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए फ्रांस ने हेल्प की थी। इतने सारे खर्चे, तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए लोन भी लिया। फोर्थ, 10% ब्याज। गवर्नमेंट ने जिन लोगों से लोन लिया था वो लगभग 10% ब्याज ले रहे थे। अब इस तरह से उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बच रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्याज के रूप में भी जा रहा था। इसके अलावा अन्य खर्चे भी थे, सरकार के अपने खर्चे थे, जैसे स्कूल, पोस्ट ऑफिस, अपने कर्मचारियों को देने के लिए, संस्थाओं के लिए। इन सब के कारण जब लुईस 16 सिंहासन पर बैठे तो उन्हें खजाना खाली मिला। अब पैसा गवर्नमेंट किससे लेगी? टैक्स के रूप में लेगी, लोगों से लेगी। अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज कैसा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग, क्लर्गी, जो लोग चर्च के लिए काम करते थे। सेकंड स्टेट कुलीन वर्ग, नॉबिलिटी, जो लोग राजा के लिए काम करते थे, राजा के परिवार के लोग, मंत्री। और थर्ड स्टेट में जो भी लोग बच जाते थे, व्यापारी हों, किसान हों, ये सब लोग थर्ड स्टेट में आते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% लोग जो थे किसान थे। और वो किसान कौन थे? बहुत गरीब थे, उनके पास भूमि नहीं थी। मजदूर के रूप में वो दूसरी भूमि पर काम करते थे और जितने भी कर होते थे सब थर्ड स्टेट पर लगाए जाते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ विशेषाधिकार मिले थे। क्यों मिले थे उन्हें वो विशेषाधिकार? क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो पादरी वर्ग में पैदा हुए थे या कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे, जिनके कारण उन्हें वो विशेषाधिकार मिले थे। इसके अलावा 60% भूमि जो थी वो चर्च के पास थी। चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव था, इसलिए वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, अपने यहाँ ज़बरदस्ती काम कराते थे।
बहुत सारे ऐसे कर थे जो केवल थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को नहीं देने पड़ते थे। थर्ड स्टेट टाइद ऐसा कर था जो चर्च वसूलता था थर्ड स्टेट के लोगों से, उनकी टोटल प्रोड्यूस का 10% उन लोगों को चर्च को देना पड़ता था। टाइल ये भी एक तरह का कर था जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता था थर्ड स्टेट को। और भी बहुत सारे कर थे, तंबाकू पर कर था, नमक पर कर था, लेकिन ये सारे कर थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो लोग अपना जीवन कैसे चलाएं। फ्रांस के लोगों को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। क्या कारण थे इसके? बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो अनाज की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी थी और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा था। उसी समय अकाल की सिचुएशन, ओले पड़ रहे थे, फसल खराब हो गई थी और अनाज के प्राइस जो थे वो बढ़ चुकी थी। अब इतनी सारी परेशानियां फ्रांस के लोग झेल रहे थे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली निश्चित रूप से लुईस 16 जो थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने रिवोल्ट किया, जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया, विरोध किया। उस समय एक ऐसा वर्ग समाज में आया जिन्होंने इन विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। उस समय किस तरह उस सोसाइटी में चेंज आया? थर्ड स्टेट में हम देखते हैं कि केवल किसान, व्यापारी, कामगार यही लोग नहीं थे, इसके अलावा शिक्षित वर्ग भी था, दार्शनिक लोग भी थे। थर्ड स्टेट का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है समृद्ध बना। वो कैसे बना? कौन थे वो लोग? वो लोग थे वकील, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स। और इन्होंने कैसे अपने को समृद्ध बनाया? इन्होंने समुद्र पार जाकर व्यापार किया और इन्होंने पैसा कलेक्ट किया, सामान बनाया वहाँ पर, और उससे उन्होंने अपने लोगों को शिक्षा दी। एक शिक्षित वर्ग जो है तैयार हुआ और उस शिक्षित वर्ग ने कहा, उसका ये मानना था कि किसी भी वर्ग को जन्म से ये अधिकार नहीं मिला है कि उसे कोई विशेषाधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की मांग जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने भी की। इन फिलोसफर्स की भूमिका भी जो थी, इन दार्शनिकों की भूमिका भी जो थी समाज में बहुत ज़्यादा रही। जॉन लॉक, जिन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा, ये बात रखी कि मोनार्की सिस्टम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं रूसो ने कहा कि एक तरह का सामाजिक अनुबंध होना चाहिए लोगों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में। मॉन्टेस्क्यू ने कहा अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। इससे पावर एक जगह पर नहीं रहेगी, रूल होगा अच्छे से। इस प्रकार से फ्रांस समाज में कॉफ़ी हाउस से लेकर लिकर शॉप तक जगह जगह इस चीज़ पर बहस होने लगी। लोग आपस में बात करने लगे कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, राजा उनकी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या वजह थी कि क्रांति एकदम से उग्र हो गई? लोग राजा से क्यों परेशान थे? राजा ने योजना बनाई थी कि कर लगाया जाएगा। इसके लिए उसने ई स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई अपने प्रस्तावों पर मंजूरी के लिए। अब ई स्टेट जनरल क्या था? एक तरह का पॉलिटिकल एसोसिएशन था। ई स्टेट जनरल असेंबली, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ई स्टेट में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि रहेंगे और तीनों स्टेट के प्रतिनिधि को एक एक वोट देने का अधिकार रहता है। इनका काम क्या था कि टैक्स को कैसे मैनेज किया जाए। ये राजा के साथ मिलकर टैक्स को मैनेज करना, उसको इम्पोज करना, कम करना, बढ़ाना, ये करते थे। लेकिन राजा के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अकेले ये निर्णय ले सके, इसलिए उसने ये ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी
तो लुई 16 ने मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 को। क्या हुआ इस मीटिंग में? इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट से 300 प्रतिनिधि आए, सेकंड स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि आए, और चूंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उससे 600 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के प्रतिनिधि थे उन लोगों को आमने सामने सीट मिल गई थी। जैसे हम लोग अपनी संसद में देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी आमने सामने बैठी रहती है, सेम वहाँ पर भी यही था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को सीट मिल गई थी और बाकी थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो लोग पीछे खड़े रहे। इसी थर्ड स्टेट की 3 वर्ग थे जिनको इस स्टेट में इनवाइट नहीं किया गया था। वो कौन थे? पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन। इन लोगों के पास भी समस्याएं थी, तो उन्होंने 40,000 पत्रों के द्वारा अपनी समस्याएं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भेजी थी। अगर हम मेजॉरिटी डिसीजन देखें तो डेफिनेटली इस मीटिंग में हाँ ही होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो कर देना ही नहीं पड़ता था, तो वो डेफिनेटली हाँ ही बोलेंगे। और फर्स्ट स्टेट का 1 वोट और सेकंड स्टेट का 1 वोट, 2 वोट। अब थर्ड स्टेट के वोट सारे कर तो उन्हीं को देने पड़ते थे, उनका तो 1 ही वोट। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इस बार ये निर्णय लिया कि ये जो मीटिंग है ये आधारहीन है। उन्होंने मांग रखी कि अब की बार प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। राजा ने उनकी मांग रिजेक्ट कर दी। लोग विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए और वर्साई के इंडोर स्टेडियम में जाकर जमा हो गए। वहाँ एक नेशनल असेंबली बनाई और इस नेशनल असेंबली ने कसम खाई कि जब तक वो संविधान नहीं बना लेते तब तक वो नेशनल असेंबली को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस संविधान से क्या होगा? इस संविधान से राजा की शक्तियों को कम कर दिया जाएगा, उनको सीमित कर दिया जाएगा। और इनको लीड करने वाले 2 नेता थे मिराबियो और ओबिसी। मिराबियो कौन थे? वो एक कुलीन वर्ग में ही पैदा हुए थे। ये लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे और मिराबियो तो बहुत ही अच्छे स्पीकर भी थे। ओबिसी पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि तीसरा स्टेट क्या है। जब वो लोग संविधान लिख रहे थे तो फ्रांस गुस्सा हो गया था। ठंड के कारण फ्रांस की फसलें खराब हो गई थी और ब्रेड की कीमत आसमान छू रही थी, इसलिए लोगों ने 14 जुलाई को बास्तिल किला तोड़ दिया था। वही घटना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वही बास्तिल किला, उस पर लोगों ने उस समय अटैक कर दिया। देश के कोने कोने में अफवाह फैल गई थी कि सेकंड स्टेट के लोगों ने किसानों की फसल बर्बाद करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर किसान भड़क गए और उन्होंने किलों पर आक्रमण कर दिया, उनके घर लूट लिए, सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो जला दिए। कुछ कुलीन तो देश छोड़कर ही भाग गए थे। इतनी जबरदस्त बगावत हो गई थी कि लुई 16 को समर्पण करना ही पड़ा। उन्होंने समर्पण कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब क्या क्या परिवर्तन हुए, वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट, नो मोर प्रिविलेजेस। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को अब किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। पावर रिड्यूस, लुई 16 की सारी पावर को रिड्यूस कर दिया गया। लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, भूमि चर्च से लेकर किसानों को बांट दी गई। टाइद, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, वो सारे टैक्स जो थे खत्म कर दिए गए। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बना डाला, जिसका उद्देश्य था राजा की शक्तियों को कम करना। गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया। विधायिका, लेजिस्लेचर, जिसका काम क्या था? कानून बनाना। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसका काम क्या था? उन लॉस को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका काम था कि वो देखे कि जो लॉज बन रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। केवल 40 लाख लोग ही वोट दे सकते थे। वो 40 लाख लोग 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे और वो 50,000 इलेक्टर्स जो थे 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे, जो राजा पर अंकुश रख सके। राजा के पास अब केवल वीटो पावर बची थी।
लेकिन राजा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। नेशनल असेंबली मंत्रियों पर कंट्रोल रखती थी। फ्रांस के लोग इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली चुनते थे। कौन लोग वोट दे सकते थे? जो वोट डाल सकते थे उन्हें फ्रांस में सक्रिय नागरिक कहा गया, और जो नहीं वोट डाल सकते थे उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब सक्रिय नागरिकों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले वो मेल होना चाहिए, सेकंड उसकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और थर्ड एक मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी जितना टैक्स दे सकता हो। ये सभी लोग वोट दे सकते थे। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए होते थे वो सब निष्क्रिय नागरिक थे, और नेशनल असेंबली के सदस्य वही बनते थे जिनके पास पावर थी, जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास पैसा था। जो संविधान बना था उसकी शुरुआत ही इससे हुई थी। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ही उस फ्रांस के संविधान की शुरुआत होती थी। इसमें सभी अधिकार थे, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये अधिकार सभी को मिले। अभी तक हमने देखा कि फ्रांस कैसे राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बना। अब हम देखेंगे राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो पीठ पीछे प्रशा और आसपास के जो पड़ोसी राजा थे उन लोगों से गुप्त वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं चिंता थी कि गुप्त बातें की। सारे देश भी फ्रांस की इन घटनाओं से परेशान थे कि उन्हें लगा यदि फ्रांस में विकास हो गया तो उनकी पावर भी जो है कम हो जाएगी। कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि उनकी पावर कम हो सके। इसके पहले कि राजा कुछ कर सकता, नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई थी और उसने ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लोग भी बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो ये देखने लगे थे कि राजा और लोगों के बीच की लड़ाई है। अब हम ये विशेषाधिकारों की प्रथा खत्म कर कर रहेंगे। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी, और मार्सिलेस फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया था, राष्ट्रगान बन गया था। लेकिन युद्ध के साथ साथ फ्रांस में बहुत सारी आर्थिक परेशानियां भी आ रही थी। जितने भी पुरुष थे वो तो स्वैच्छिक रूप से युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते थे, लेकिन जो औरतें थी वहाँ की, वो लोग घर भी संभाल रही थी और बाहर भी संभाल रही थी। लेकिन जो लोग थे वहाँ, उन्होंने युद्ध को स्टॉप नहीं किया, और ना तो युद्ध को रोका और ना ही उनकी आर्थिक परेशानियां कम हुई। यहाँ पर फिर पूरे फ्रांस में जगह जगह क्लब बनने लगे। उसी में एक ऐसे क्लब का फॉर्मेशन हुआ जिसने फ्रांस की राजनीति को बदल दिया। उन्हीं में से एक प्रमुख क्लब था जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन का मतलब क्या होता है? भाई जैकोबिन क्लब नाम क्यों पड़ा? पेरिस में एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग, कॉन्वेंट मीन्स एक रिलीजियस बिल्डिंग को वहाँ पर कॉन्वेंट बोला जाता था। तो फ्रांस में एक कॉन्वेंट था सेंट जैकोब। ये सेंट जैकोब कॉन्वेंट के नाम पर ही इसका नाम जैकोबिन क्लब पड़ा। अब इसके मेंबर्स कौन होते थे? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थर्ड स्टेट के वो सभी कम समृद्ध लोग होते थे, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, ये छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग थे वो सभी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। और इनके नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ड्रेस कोड थी इनकी। जैकोबिन क्लब के सदस्य धारी लंबी पतलून पहनते थे और आदमी लाल टोपी भी पहनते थे। लाल टोपी क्यों पहनते थे? वो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। और जो औरतें थी वो लाल टोपी नहीं पहनती थी, क्योंकि उन्हें इस तरह के अधिकार ही नहीं मिले थे। इन लोगों को सैन क्लूटोस के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है बिना घुटने वाले। ड्रेस कोड चेंज करने के पीछे इनका क्या मकसद था? उस पुराने सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे जो चला आ रहा है, क्योंकि जो भी कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी घुटनों तक पहनते थे। तो उनसे अपने लोगों को अलग दिखाने के लिए इन्होंने ये ड्रेस कोड स्टार्ट किया। जैकोबिन क्लब जो था वो दिन पर दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। 1792 की समर में पेरिस के लोग बड़ा गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि खाने की कमी थी, कीमतें बढ़ी हुई थी, और उन्हें पता चला कि राजा महाराजाओं ने ट्यूलेरिया के महल में अनाज को स्टोर करके रखा है।
तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा को बंदी बना लिया। पूरे फ्रांस शहर में रिवोल्ट हुआ। जैकोबिन क्लब ने उसी समय ये प्रस्ताव रखा कि नए चुनाव कराने चाहिए और प्रस्ताव में उन्होंने ये भी रखा कि वोटिंग राइट 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी पुरुषों को मिलना चाहिए, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। फिर चुनाव होता है, अधिकार मिलते हैं, तो जो नई इलेक्टेड बॉडी आती है अब उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। नई असेंबली बनकर आई। अब फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देश का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। अब लुई 16 के साथ क्या हुआ? भाई राजा जो था लुई 16, कन्वेंशन भी बन गई नई, तो राजा के साथ क्या हुआ? लुई 16 के ऊपर मुकदमा चला और उन्हें देशद्रोही का अपराधी पाया जाता है और कन्वेंशन ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाती है। और साथ में उनकी रानी मैरी एंटोनेट के साथ भी वही हर्ष होता है, उनको भी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड को ही आतंक का युग कहा जाता है। 1793 से लेकर 1794 तक इसको आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। जो भी महाराजा थे, पादरी थे, अन्य पार्टी के जो लीडर थे या उनके ही पार्टी के जो लीडर थे जो मैक्सिमिलियन के अगेंस्ट थे, वो उनको पकड़ता था, गिरफ्तार करता था और उनको जेल में डाल देता था। उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते थे और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलता था और उनको सज़ा सुनाई जाती थी। इसी को आतंक का युग कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति को दोषी पाया जाता था उसे गिलोटीन किया जाता था। अब गिलोटीन क्या है? गिलोटीन एक तरह की डिवाइस है, उसमें 2 पोल रहते हैं और इन 2 पोलों के बीच में एक ब्लेड होती है। वो ब्लेड किसी चीज़ से होल्ड रहती है और जब उसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है तो वो पर्सन का जो हेड है इससे कट जाता है। तो इस तरह से उनके सर को काट दिया जाता था और इसका आविष्कार जो है डॉक्टर गिलोटीन ने किया था। इसी के कारण इस डिवाइस का नाम जो है गिलोटीन पड़ गया था। इसके अलावा जैकोबिन क्लब जब सत्ता में आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब सत्ता में आए, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए। चीज़ों की कीमतें निश्चित कर दी गई, मजदूरी निश्चित कर दी गई कि इससे ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ेगी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। महंगे सफ़ेद आटे को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो केवल अमीर वर्ग के लोग जो थे वो खा सकते थे। एक ही तरह के गेहूं से बने आटे को चलाया गया जिससे कि लोगों में समानता आए और सभी लोग, चाहे वो अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, उसी आटे को खाए। चर्च को बंद करके उन्हें बैरक, जो सोल्जर्स के रहने के लिए, सैनिकों के रहने की जगह होती है, और दफ्तर में उनको चेंज कर दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी ज़्यादा सख्त कर दी थी कि उनकी पार्टी के लोग ही उनके विरोधी हो गए थे, वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। अंततः जुलाई 1794 में कोर्ट ने रोबेस्पियर को दोषी पाया और उसको गिरफ्तार करके उसको भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। बच्चों, अब आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, लुई 16 फ्रांस के राजा कब बने? प्रश्न नंबर 2, राज्यारोहण के समय लुई 16 को खजाना खाली मिला, क्यों? प्रश्न नंबर 3, फ्रांस के लोगों ने बास्तिल किले पर आक्रमण क्यों किया? प्रश्न नंबर 4, फ्रांस की सरकार कर क्यों बढ़ाना चाहती थी? प्रश्न नंबर 5, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में कौन लोग आते थे? प्रश्न नंबर 6, टाइद और टाइल क्या था? प्रश्न नंबर 7, रूसो किस तरह का समाज चाहते थे? प्रश्न नंबर 8, मीराबू किस वर्ग से संबंध रखते थे? बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस को कि जैकोबिन सरकार